अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 7। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 19 और आज हमने सॉल्व करनी है इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, नेम एनी टू ऑफ द मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ द अयूब खान एरा। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि अयूब खान के दौरे हुकूमत में कौन कौन से अच्छे काम हुए थे और उसके क्या लास्टिंग इफेक्ट्स थे। लास्टिंग इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि किसी चीज का असर रह जाना। लास्टिंग मतलब लास्ट करना, रह जाना, और इफेक्ट्स हम कहते हैं असर को। और इरा मैंने आपको बताया था कोई भी टाइम पीरियड। अयूब खान इरा मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें अयूब खान की हुकूमत थी। तो वो हमसे पूछ रहा है कि अयूब खान की इरा के दरमियान ऐसे कौन से काम हुए थे जिनका लास्टिंग इफेक्ट था, यानी जिनका असर बाद में भी रहा। Some of the significant aspects of अयूब खान era are, significant का मतलब होता है जो prominent हो, जिसका असर बाद में भी रहा हो, या जो important हो। Aspects यानी के points। तो some of the significant aspects of अयूब खान era are improvement in law and order। तो बच्चों, मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी ये बताया था कि अयूब खान के दौरे हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव कर गई थी। लॉ मतलब कानून, और ऑर्डर मतलब चीजों को ऑर्डर में लेकर आना, कानून की पाबंदी करवाना। तो कानून की पाबंदी और कानून से रिलेटेड जितने भी लीगल प्रोसीजर्स थे उन सब में बहुत बेहतरी आ गई। अयूब खान के आने से पहले मुल्क में काफी हंगामे चल रहे थे, लेकिन अयूब खान ने आते ही बहुत सख्तियां शुरू कर दी और वो उन लोगों के सख्त खिलाफ था जो कानून को तोड़ते थे या कानून की खिलाफ वर्जी करते थे। इसलिए उसके दौरे हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई थी। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है बेहतरी आना। तो इम्प्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर, इम्प्रूवमेंट बेहतरी, लॉ कानून एंड ऑर्डर यानी कि चीजों में एक रब्त आना, एक ऑर्गेनाइजेशन आना। एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री। फिर मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज ने बहुत डेवलप किया, यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, उन सब ने ग्रो करना शुरू कर दिया, यानी कि उनकी तादाद में भी इजाफा हो गया। एस्टैब्लिशमेंट किसी चीज का बनना, एंड प्रोग्रेस किसी चीज का तरक्की करना। तो एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री यानी कि जो हमारे कारखाने थे, हमारी जो फैक्ट्रीज थी, उन्होंने एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, बनना शुरू कर दिया। प्रोग्रेस यानी कि उनमें बेहतरी आने लग गई, इंप्रूवमेंट आने लग गई। तो पहला पॉइंट क्या था? इंप्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा पॉइंट एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, दैट इज इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मेथड्स एंड आउटपुट। इंप्रूवमेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी चीज में बेहतरी आना। एग्रीकल्चर का मतलब होता है ये खेती बाड़ी, काश्तकारी, इन सारे कामों को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। तो इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मेथड्स यानी कि जो खेती बाड़ी के निज़ाम थे, जो काश्तकारी के निज़ाम थे, इन सब में बहुत बेहतरी आने लग गई, यानी कि किसानों के लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो गई। लेकिन अब ये भी याद रखिएगा कि अयूब खान की एरा में ऑल्दो किसान बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे किसान थे जिनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके दौर में जो जागीरदाराना निज़ाम था उसने फिर से सर उठा लिया था। सो इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मेथड्स एंड आउटपुट। आउटपुट हम कहते हैं किसी भी चीज के नतीजे को, किसी रिजल्ट को। तो अयूब खान एरा में काश्तकारी का जो निज़ाम था उसमें बेहतरी आई, और इसी वजह से जो हमारी फसलें थी उनकी तादाद में भी, उनके आउटपुट में भी इजाफा होने लग गया।
बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द फर्स्ट डेकेड 1948 to 1958? What did this mean for Pakistan? बच्चों डेकेड हम कहते हैं 10 years. तो द फर्स्ट डेकेड 1948 to 1958 पाकिस्तान कब बना? राइट 1947 में। तो हमारे मुल्क का जो फर्स्ट डेकेड है वो बनता है फ्रॉम 1948 to 1958। अब वो आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा फर्स्ट डेकेड था उसके बारे में आप क्या कहोगे, एंड व्हाट डिड दिस मीन फॉर पाकिस्तान, और वो जो पाकिस्तान बनने के पहले 10 साल थे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। द फर्स्ट डेकेड 1948 to 58 was one of political turmoil and the resulting instability was in contrast to the steady situation across the border. अब इस पूरी बात का क्या मतलब है? The first decade 1948 to 58 यानी पाकिस्तान बनने के बाद जो पहले 10 साल थे was the one of political turmoil. Political का मतलब हो गया सियासी, और turmoil मतलब गड़बड़ होना, कोई मसला होना, शदीद मसाइल होना। तो पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद हमारे मुल्क में बहुत से सियासी मामलात ने सर उठा लिया, बहुत से सियासी मसाइल ने सर उठा लिया। एंड द रिजल्टिंग इंस्टेबिलिटी, और इन सियासी मसाइल की वजह से हमारे मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी आई, यानी कि हमारे मुल्क के जो हालात खराब होने लग गए, हमारे मुल्क की जो सिचुएशन थी वो स्टेबल नहीं रही। रिजल्टिंग इंस्टेबिलिटी was in contrast to the steady situation across the border. In contrast का मतलब होता है किसी चीज के ऑपोजिट होना। तो जिस वक्त हमारे मुल्क पर बहुत मुश्किल वक्त आया हुआ था ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी मसाइल की वजह से, उस वक्त अक्रॉस द बॉर्डर यानी हमारे और बॉर्डर की उस पार सिचुएशन बहुत स्टेडी थी, यानी कि ठीक थी और हमारे से बहुत बेहतर थी। This affected the growth and progress of our country. इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे मुल्क की जो ग्रोथ थी, यानी हमारे मुल्क का बेहतरी की तरफ जाना, एंड प्रोग्रेस हम कहते हैं खुशहाली को, और अफेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज पर असर करना। तो हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, यानी कि जो सियासी सूरत हाल बिगड़ी हुई थी, उसका असर हुआ हमारे मुल्क की ग्रोथ पे, यानी हमारे मुल्क की बेहतरी पे, एंड प्रोग्रेस यानी हमारे मुल्क की प्रॉस्पेरिटी पे, खुशहाली पे। और हमारा मुल्क उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहा था, उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहा था जिस रफ्तार से हमें आगे बढ़ना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर? व्हाट डज दिस मीन टू द कॉमन मैन? अब वो आपसे पूछ रहा है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के क्या फायदे होते हैं, बेनिफिट्स, फायदे। व्हाट डज दिस मीन टू द कॉमन मैन, और इसका आम आदमी को क्या फायदा होता है? तो बच्चों पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर मीन्स गिविंग द कॉमन मैन अ ग्रेटर से इन मैटर्स दैट अफेक्ट हिज लाइफ। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि आम आदमी को भी आवाज उठाने की इजाजत दी जाती है, उससे भी अपने मुल्क का कोई कानून बनाने से पहले, कोई लॉ बनाने से पहले राय ली जाती है, यानी उससे भी पूछा जाता है कि वो क्या चाहता है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर मीन्स गिविंग द कॉमन मैन यानी कि आम आदमी, यानी कि हम लोग। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर मीन्स गिविंग द कॉमन मैन अ ग्रेटर से इन मैटर्स दैट अफेक्ट हिज लाइफ। अब ऑब्वियसली बच्चों, अगर गवर्नमेंट या हमारी हुकूमत कोई भी डिसीजन लेती है तो उसका असर हम सब पर पड़ता है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारी हुकूमत हमसे पूछे बगैर कोई भी डिसीजन ले ले तो फिर ये हमारे साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि अगर हम पे असर पड़ना है तो हमारी राय भी इम्पोर्टेंस रखती है। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर से ये फायदा होता है कि जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, उसको भी अपनी बात हुक्मरानों तक पहुंचाने का मौका मिल जाता है, उसको भी ये मौका दिया जाता है
कि अगर आपके मुल्क के लिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कोई फैसला किया जा रहा है, तो उसमें आपकी राय भी शामिल की जाए। It means decentralization of power by giving authority at the grassroots level. और इसका मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को सिर्फ एक सेंटर से हटा देना। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज द सेंटर ऑफ माई हैंड। आप ये समझ लो कि ये पावर है। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब ये होगा कि ये पावर सिर्फ यहां नहीं रहेगी, बल्कि ये इर्द गिर्द के इलाके में भी जाएगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब ये बनता है कि पावर सिर्फ कुछ खास लोगों के पास नहीं रहेगी, किसी एक शख्स के पास नहीं रहेगी, बल्कि बाकी लोगों को भी दी जाएगी। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इट मींस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बाय गिविंग अथॉरिटी, यानी कि किसी को इख्तियार देना। एट द ग्रास रूट्स लेवल। बच्चों, अब ग्रास रूट्स का अगर आप लिटरल मीनिंग देखो तो ग्रास हम किसको कहते हैं? घास को, और रूट्स हम कहते हैं जड़ों को। तो किसी चीज को उसकी जड़ों तक पहुंचाना मतलब ग्रास रूट्स लेवल तक पहुंचाना। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या डेवोल्यूशन ऑफ पावर से क्या होता है कि जो पावर है, जो ताकत है, वो आम आदमी तक भी पहुंचती है, वो आपके माशरे के निचले तबके तक भी पहुंचती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपके माशरे का जो अमीर तबका है वो सारी फैसिलिटीज एंजॉय करे, बल्कि आपके माशरे में जो गरीब लोग हैं उन्हें भी ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें। How do you think the economic growth of a country gets affected by the political situation? What example can you give to prove this? अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री है, इकोनॉमिक माशी, और ग्रोथ यानी कि बढ़ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री गेट अफेक्टेड, असर होना, बाय द पॉलिटिकल सिचुएशन। अब वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके मुल्क की सियासी हालत खराब है या चलो अच्छी है, तो इसका आपकी माशी हालत पे क्या असर पड़ता है। What example can you give to prove this? और आप इसकी क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। If the political situation of the country is stable, the country will have a better climate for investment and economic growth. तो बच्चों, अगर आपके मुल्क की सियासी हालत अच्छी होती है तो इसका फायदा ये होता है कि आपकी कंट्री विल हैव अ बेटर क्लाइमेट फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपकी कंट्री में फिर लोग कारोबार में या मुख्तलिफ बिजनेसेस में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं, ज्यादा पैसा लगा पाते हैं। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस वजह से आपकी कंट्री की जो माशी हालत है वो बेहतर हो जाती है। देखो बच्चों, अगर आपके मुल्क की सियासी हालत ठीक है, मतलब आपकी जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में ठीक चल रही हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा, कोई धरने नहीं चल रहे, तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क में अमन है, देयर इज पीस इन योर कंट्री। तो जब आपके मुल्क में अमन होता है, इसका मतलब होता है कि लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लोग कारोबार करते हैं, मुख्तलिफ कारोबारों में पैसा लगाते हैं। लेकिन अगर आपके मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो उस वजह से होते हैं लड़ाई झगड़े, धरने और मुख्तलिफ मसाइल आपके मुल्क को दरपेश होते हैं। लेकिन आप अगर इस पॉलिटिकल सिचुएशन को बेहतर हालत में देखो तो फिर आपका मुल्क भी इकोनॉमिकली यानी कि माशी तौर पे ग्रो करता है, बढ़ता है। This generates jobs and provides incomes. तो अगर आपके मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक है, सियासी सिचुएशन ठीक है, तो इस वजह से आपके मुल्क की माशी हालत भी बेहतर होती चली जाती है। एंड दिस जनरेट्स यानी कि क्रिएट करता है जॉब्स एंड प्रोवाइड्स इनकम्स। और अगर आपके मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा है, सियासी हालत ठीक चल रही है, तो उसकी वजह से फायदा ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलने लग जाता है। जनरेट्स जॉब्स यानी कि जॉब्स प्रोड्यूस करता है, एंड प्रोवाइड्स इनकम्स, और इसी वजह से लोगों को अच्छी आमदनी मिलती है, अच्छी इनकम्स मिलती हैं, जिसकी वजह से उनके हालात
बेहतर होने लग जाते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका मुल्क ग्रो करे, आपका मुल्क खुशहाली की तरफ जाए, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके मुल्क में अमन हो। This allows government to invest more in beneficial projects like health care. और अगर आपके मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को अच्छी मिल रही होती हैं, लोगों के पास रोजगार होता है और आपके मुल्क की माशी हालत इम्प्रूव करती है, तो इससे गवर्नमेंट को ये फायदा होता है कि आपकी गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है और वो ये पैसा लगा सकती है आप ही के लिए बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में। यानी कि आपके लिए सहूलियात मुहैया करने में गवर्नमेंट ज्यादा पैसा लगा सकती है, जैसे कि आपके लिए बेहतर हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं, आपके हॉस्पिटल्स में ज्यादा सहूलियात मुहैया की जा सकती हैं, आपके लिए ज्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए जा सकते हैं, आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, रोड्स हैं, ये सब कुछ बेहतर किया जा सकता है। बट अगेन इस सब के लिए जरूरी है कि आपके मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सियासी हालत है, वो बेहतर हो, ठीक हो और आपके मुल्क में अमन हो। बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। As a citizen of Pakistan, say what you can and should do to take your country forward. यानी कि पाकिस्तान का शहरी होने के नाते say what you can, आपको क्या करना चाहिए, and should do, और आप क्या कर सकते हैं to take your country forward, अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए। तो बच्चों, दिस इज अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। आप इसमें बहुत से आंसर्स लिख सकते हो। आप क्या क्या कर सकते हो अपने मुल्क को एक बेहतर हालत में लेकर जाने के लिए। आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे तरीके से ध्यान दे सकते हो, आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हो, यानी कि अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हो। इसके अलावा आप वोट दे सकते हो, क्योंकि आपके वोट देने से बहुत फर्क पड़ेगा। और आप अपनी एजुकेशन पर अच्छे से ध्यान देकर अपने ही मुल्क में बेहतर काम कर सकते हो, आप अपने मुल्क के लोगों की खिदमत कर सकते हो। एंड व्हाट यू शुड डू में आ जाता है कि आपको ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आप इन सब को जिम्मेदारी समझ के निभाओ, लोगों की मदद करो। अपने इर्द गिर्द देखो कि अगर कोई गरीब है जो भूखा सो रहा है या लोगों को मदद की जरूरत है और आप अगर उनकी मदद कर सकते हो तो जरूर करो। अपने हमसायों की मदद करो अगर उनकी मदद की जरूरत है, अपनी सोसाइटी को बेहतर करो, अपनी कंट्री को बेहतर करने के लिए काम करो। ये सब चीजें आप अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हो अगर आप मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो। बहुत से मुकाबले होते हैं आजकल, कौमी भी और बैनुल अक़वामी भी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऐसे पाकिस्तान के और ऐसे बहुत से प्लेयर्स भी हैं जो बाहर के मुल्क जाकर हमारा नाम रोशन करते हैं। तो एज ए सिटीजन यानी कि पाकिस्तान का शहरी होने के नाते आप भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हो अगर आप ठान लो। अगर आप ये ठान लो कि आपने अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है और इसकी बेहतरी के लिए, इसकी खुशहाली के लिए काम करना है, तो फिर अल्लाह खुद ब खुद आपके लिए मौके पैदा कर देगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।